हमारे ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण है, या ये कहें कि दोष है, वह यह है घटनाओं को आकस्मिक घटाने की शक्ति। राहु एक रहस्य प्रधान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों में आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न कर देता है, आत्मग्लानि लाता है और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराता है। राहु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर बहुत ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर उसका प्रभाव शून्य तक कर देता है। राहु को पापी और विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। राहु ग्रह को कठोर वाणी के लिए अर्थात जो अभद्र भाषा होती है उसके लिए, या जुआ और सट्टा के लिए, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के लिए, यात्राओं के लिए और स्पेशली विदेश यात्राओं के लिए, साथ ही चोरी, दुष्कर्म और जो स्किन प्रॉब्लम के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, इन सभी का कारक माना जाता है। तो राहु नया कार्य या दिवा स्वप्न, धोखा, बड़ी बड़ी योजनाएं, समाज में नया विचार की स्थापना करने या समाज में नया विचार थोपने जैसी घटनाओं को अंजाम देने में भी समर्थ है। मूल रूप से राहु ग्रह भोग, जो काल्पनिक भय, झूठ का कारक ग्रह है और यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है कि किसी भी छोटी चीज को बहुत हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व ना होने के बावजूद भी यह अन्य ग्रहों में ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ ही रहता है और अपना समय और अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से आप पर हावी हो जाता है। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो आप धनवान और राजयोग का सुख प्राप्त करेंगे, और वहीं राहु के अशुभ हो जाने पर आपके अंदर डर समा जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगेगी और लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश, शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना कर देता है। लाभेश अर्थात लाभ भाव का स्वामी, धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी, लग्नेश अर्थात जो लग्न के स्वामी यदि वो बृहस्पति है, उनके साथ में राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 30 अक्टूबर 2023 को रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने के साथ ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 18 माह तक यानी कि 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। और राहु हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेष राशि से मीन राशि में, मीन से कुंभ में जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों को राहु सुख भाव अर्थात केंद्र में प्रवेश करने से सुख का नाश करेगा। सुख भाव पर राहु का गोचर अशुभ फल देता है। व्यक्ति दुखी और मनोविकारी बन जाता है, डिप्रेसिव बन जाता है। नए काम शुरू करने में बाधा, निवास स्थान में परिवर्तन, शिक्षा में रुकावट या परिवार में शोक, दुर्घटना और कभी कभी अचल संपत्ति की हानि भी हो सकती है या ये राहु दे सकता है। 4th हाउस में स्थित राहु विशेषकर माता के लिए अष्टदायक बन जाता है, कष्टकारक बन जाता है, या माता से वैचारिक मतभेद या अनबन रहेगी, या फिर स्वयं भी माता से दूर जाकर के रह सकते हैं। राहु के इस गोचर काल में व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, अपने से अपने ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत होती है और घर में भी ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होकर के घर से दूर रहना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है। संबंधियों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सुख में कमी आ जाती है। व्यवसाय इस समय काल में बंद हो सकता है या बहुत ज़्यादा उस व्यवसायिक क्षेत्र में कम हो सकता है। माता को शारीरिक कष्ट संभव है। सरकारी सेवा में कष्ट, अफसरों से विरोध
रोग, शत्रु आदि से परेशान, और जो खानदान है, जो परिवार है, उससे भी विरोध झेलना पड़ता है। संपत्ति से संबंधित या भूमि, जो भवन विवाद से संबंधित संपत्ति की हानि, इन सभी का सामना करना पड़ सकता है। 4th हाउस में स्थित गोचर के राहु के प्रभाव से अप्रत्याशित रूप से जमीन जायदाद में लाभ भी हो सकता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ ऐसी संपत्ति, विवादास्पद संपत्ति आप खरीद करके उसमें भारी लाभ भी कमा सकते हैं। लेकिन इस समय काल में व्यक्ति को असंतोष और दुख भी निरंतर बना रहता है। आपको कितना भी फायदा मिल जाएगा, उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। राहु के इस गोचर में स्वभाव में क्रूरता, अर्थात जो आपका स्वभाव है वो एग्रेसिव स्वभाव हो जाएगा, क्रूरता व्याप्त हो जाती है और मन में छल कपट हमेशा बना रहता है। राहु का स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव। राहु के इस गोचर में आप शारीरिक और मानसिक रोगों से, शत्रुओं से परेशान रहेंगे। इस राहु की गोचर अवधि में मां के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें हार्ट, जो हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या हो सकती है। आप खुद भी डिप्रेसिव महसूस करेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राहु की इस गोचर काल की अवधि के दौरान आपको किसी भूमि और संपत्ति में निवेश नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सौदे में आपके साथ धोखा होने की आशंका, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। साथ ही आपको इस गोचर अवधि के दौरान उधार न लेने या न देने की सलाह दे रहा हूं। आपका पैसा या जो इन्वेस्टमेंट है कोई न कोई कारण से फंस सकता है, या आपका अपना ही पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं राहु का दृष्टि अनुसार फल के बारे में। अपने से 7वें भाव पर तो हर ग्रह दृष्टिपात करता है, लेकिन राहु को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपने से 5म भाव पर दृष्टि और अपने से 9वें भाव पर दृष्टि की। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं 5म दृष्टि की, जो कि 8म भाव पर है, मार्ग भाव पर है। राहु के इस गोचर काल के दौरान अचानक जमीन जायदाद के योग बनेंगे, वहीं वाहन का सुख भी अचानक से प्राप्त हो सकता है। गुप्त धन मिलने के योग भी बनेंगे, लेकिन इस गोचर काल में दुखी और झगड़ालू, असंतोषी और साथ ही साथ क्रूर और कपटी स्वभाव भी बन सकता है या बन जाएगा। राहु की 7म दृष्टि है, वो है आपके कर्म भाव पर, जिसको 10म भाव कहा जाता है। सुख भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि 10म भाव पर रहेगी, जिससे गलत काम, समाज विरोधी कार्य, धोखाधड़ी वाले नीच कार्यों में आप संलग्न रहेंगे या लगे रहेंगे। सरकार के विरुद्ध, अपने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है। आपका कामकाज बंद हो सकता है। सरकारी सेवा में कष्ट और अफसरों से विरोध बना रहेगा। आपके अपने पिता से भी अच्छे संबंध नहीं बने रह पाएंगे। आपको राहु के उपाय करने की सलाह देना चाहता हूं, उससे आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि, जो कि नाश भाव पर है, 12th हाउस पर है। राहु के इस गोचर अवधि के दौरान अपने घर के लिए आरामदायक वस्तुएं या साधन खरीदने पर जम करके खर्च करेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ संबंध बहुत सहज नहीं रहने वाले हैं, जिसका असर घर के माहौल पर भी पड़ेगा। आपकी परिवार के साथ अनबन हो सकती है, या घर के सदस्यों के बीच छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं या झगड़े हो सकते हैं। राहु दोष निवारण के विशेष उपाय। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा लगाएं, और वो झंडा इस ढंग से लगाएं बांस की सहायता से कि वो फहराता रहे। रोजाना या मंगलवार, शनिवार, रविवार को भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आपको चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहता है राहु दोष निवारण के लिए। श्वानों को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या जो भी तीर्थ स्थान हो, वहां जाकर स्नान करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं, सफलता मिलती है, राहु के दोष का निवारण होता है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में स्वयं के ऊपर से घुमा करके 11 बार क्लॉकवाइज जल में विसर्जित करें, या शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा दें, भैरव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें, और जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।
तो ये थे राहु दोष निवारण के उपाय। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राहु का गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, अपने घर बैठे हुए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो डिस्कस करना है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो तो जब जब भी आपके शहर के आसपास का शेड्यूल होता है, विजिट शेड्यूल, वहां पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और या फिर अपने घर बैठे भी अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए वहां पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निश्चिंत होकर के बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, हम समय का पता लगा सकते हैं, या जो समस्या है वो कौन से कारण से आई है और ये समस्या कितने समय तक रहेगी, इसके लिए कोई उपाय की आवश्यकता है या सिर्फ और सिर्फ समय से ही ये चीज़ ठीक हो जाने वाली है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, जब तक खुद को ही दोष देते रहेंगे, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।